हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री और आज का टॉपिक जो होगा उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में विद्युत रसायन भी कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 3 है और क्लास 12th जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आने वाले जितने भी बोर्ड परीक्षा है जैसे यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग आज पूरा बेसिक पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, परिचय है आज हमारा। तो आज हम जितने भी इसके जो जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको आज हम पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा। देखिए हेडिंग लगाएंगे आप लोग एनसीईआरटी चैप्टर को हम यूनिट भी कहते हैं दोस्तों, यूनिट 3 एनसीईआरटी चैप्टर या यूनिट 3, जिसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टर्म आता है जिसका नाम है विद्युत चालक। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा दोस्तों, हेडिंग लगाएंगे आप लोग मेरे साथ। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चालक के बारे में कि आखिर ये विद्युत चालक है क्या। ठीक है, विद्युत चालक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो विद्युत चालक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये आखिर है क्या, पहले इसको जान लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी वे सभी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, वैसे पदार्थ को हम विद्युत का चालक या विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है ना, जितने भी पदार्थ आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, अगर उसमें से अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा वहां से होकर गुजर सकती है आसानी से, तो उसे हम कहेंगे विद्युत चालक। ठीक है, तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसे विद्युत चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत चालक। उसे विद्युत चालक कहते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उसे हम कहते हैं विद्युत चालक। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे में इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास, वो है धातुएं जिसको हम कहते हैं मेटल्स। क्या कहते हैं? मेटल्स। यानी जितनी भी धातु है दोस्तों, जितनी भी धातु आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, वो सभी के सभी धातु विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है ना, और क्या हो सकता है? तो और होगा विद्युत अपघटयों का जलीय विलयन, है ना, विद्युत अपघटयों का जलीय विलयन। ठीक है, यानी जितने भी विद्युत अपघटय है, कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? जिस विद्युत अपघटय का इंग्लिश नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो जितने भी विद्युत अपघटयों के जलीय विलयन है, ये सभी के सभी क्या होंगे? विद्युत के चालक होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धातुओं को ही हम क्यों विद्युत के चालक में क्यों रखा गया है? और दूसरा सवाल ये उठता है कि ये विद्युत अपघटयों का जो जलीय विलयन है, ये दोनों आखिर क्यों विद्युत के चालक होते हैं? आखिर क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आइए उस रीजन को भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले धातुओं की बात करें, धातुएं जिसको हम कहते हैं दोस्तों मेटल्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मेटल्स।
धातुओं में एक खासियत क्या होती है कि धातु जो होते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको ज्यादा समझा पाऊंगा। जैसे मान लीजिए एक धातु हमने लिया सोडियम, क्या लिया? सोडियम, यहां ले रहे हैं सोडियम। सोडियम जब हमने लिया तो सोडियम में ये होता है, इसका आप परमाणु क्रमांक बताइए। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक देखिए, परमाणु क्रमांक को हम जेड से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक यानी कितने नंबर पे ये सोडियम आता है, तो ये आपका आता है 11 नंबर पे। अब परमाणु क्रमांक का ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे समझेंगे आप लोग ध्यान से। अगर एक फॉर्मूला याद रखिए 2n², क्या याद रखना है? 2n²। तो देखिए, अगर प्रथम कक्षा की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट, प्रथम कक्षा जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में यानी n बराबर क्या हो जाएगा हमारा? n बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी 2, क्योंकि यहाँ पे n का मान क्या रख देंगे? 2 रखेंगे। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2। अगर द्वितीय कक्षा की बात करें, है ना, सेकेंड ऑर्बिट, अब इतना नहीं लिखेंगे, सेकेंड ऑर्बिट, तब क्या करना पड़ेगा? 2 गुणे n के जगह पे रख देंगे 2 और 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8। द्वितीय कक्षा में रहेंगे 8। और तृतीय जो कक्षा होगा, तृतीय कक्षा जिसको हम कहेंगे सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट यानी तृतीय कक्षा में कितने रहेंगे? 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 दूना 18। यानी तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, ठीक है। ये एक हो गया। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 8। अब देखिए 2 8 तो स्टेबल है, 2 का होना और 8 का होना या 18 का होना ये स्टेबल माना जाता है। मतलब इतना अगर है तो आप स्टेबल है। अगर 2 से कम है या 8 से कम है तो आप अनस्टेबल की गिनती में आती है, यानी अस्थाई है आप। और 8 है और 2 है तो अस्थाई है। तो देखिए 2 8, तो इसमें से 11 में से 2 8 10 को तो हो गया। बचा कितना? 1। अब जो 1 है ये दोस्तों इसको बढ़ा दे रहे हैं, इसका कोई जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। बस ये आपको समझाने के लिए था। देखिए इसको, ये हम लोग समझ गए ना, हमने 2 8 और 1 कैसे लिखा है ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे समझना होगा आपको एक चीज कि इसका जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो ये हो गया 2 8 और 1। इसका मतलब अगर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले किसी भी अणु परमाणु जो होता है, मॉलिक्यूल्स होता है ना, जो एटम्स होते हैं, एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, है ना। ये जो है ये आपका ऑर्बिट है, कक्षा है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में हो गए। तीसरे ऑर्बिट में आप ध्यान से देखेंगे तो तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो 18, लेकिन हो नहीं पाएगा 18। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के पास एक ऑप्शन ये है कि ये आपका मतलब स्टेबल नहीं माना जाता, या इसमें जाने के लिए इसको 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसमें आने, इसका मतलब ये जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन इस किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, बल्कि ये यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ये बाहर घूमेगा, है ना। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये सभी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन, बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री है, मतलब ये घूम सकता है, इधर उधर घूम सकता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन की एक खासियत ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा, या तो ये जो परमाणु होता है, परमाणु के रिक्त स्थान में घूमेगा। कहाँ घूमेगा? अंतराणविक रिक्त स्थान, अंतराणविक स्थान, या तो अंतराणविक स्थान यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में घूमेगा, या कक्षा के बाहर, कक्षा के बाहर घूमते हैं। ये जो है, या तो ये मतलब कि इंटरमोलिकुलर स्पेस में घूमेगा, या तो ये ऑर्बिट के बाहर घूमेगा। मतलब या तो ऑर्बिट के बाहर यहाँ घूमेगा, देखिए यहाँ घूम रहा है, यानी तो बाकी जो खाली जगह है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो उस स्पेस में ये घूमेगा, इसका मतलब ये फ्री है।
अब इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं कि आवेश का जो प्रवाह होता है, आपको ध्यान होना चाहिए कि हम लोग पढ़े थे 10th में, आवेश के प्रवाह को, आवेश का जो प्रवाह होगा वही तो विद्युत धारा होता है। इसका मतलब अगर आवेश जैसे ही घूमेगी विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आवेश जितना ट्रेवल करेगा उतना विद्युत धारा उसमें आएगा। तो आवेश के प्रवाह को हम कहते हैं विद्युत धारा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड है, ये तो कहीं जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रही है फ्री है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुओं में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब जो भी धातु हो गया उस धातु में आपको पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही पर सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत का चालक होती है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि इसमें पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये कैसी होती है, विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत चालक। ये बात आपको बस समझना है। तो सभी धातुएं विद्युत के चालक होती है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, तो इसका रीजन यही है कि धातुओं में पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और धातुओं में एक और खासियत यह है कि धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन को दान करती है। धातुएं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को दान करने वाली होती है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन दाता। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता। तो ये इलेक्ट्रॉन को दान करने वाली होती है। जितनी भी धातुएं होती है ये सभी के सभी धातु इलेक्ट्रॉन को दान कर देती है। जैसे ही दान करेगा, क्योंकि देखिए इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन को लेके 8 बना ले, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, 7 लेना बहुत मुश्किल है, मतलब कि काफी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन एक को छोड़ देना, इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या करता है, धातु एक को छोड़ देती है यानी अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देती है, त्याग कर देती है। बात समझ रहे। तो हमने आपको ये बताया कि विद्युत चालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग, फिर आगे देखते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। देखिए अब हम थोड़ा आपको ये समझा देते हैं कि विद्युत अपघटयों का जलीय विलयन आखिर ये क्यों विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है ना, तो जरा इसको नोट करेंगे, फिर इसको मिटा दिया जाए। देखिए अब आपको समझना होगा कि विद्युत अपघटयों के जो जलीय विलयन है, आखिर इनका क्या कारण है कि ये विद्युत के चालक होते हैं। आखिर इसमें भी कुछ होगा, है ना, तभी तो ये विद्युत के चालक हो रहे हैं। उस चीज को हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघटयों के जलीय विलयन की बात करें हम, विद्युत अपघटयों के जलीय विलयन की अगर बात करें हम, देखिएगा विद्युत अपघटयों के जलीय विलयन, विद्युत अपघटयों के जलीय विलयन, जिसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इसमें आपको मिलेगा आयंस। क्या मिलेगा, आयंस। और ये जो आयंस है जिसको हम कहते हैं मुक्त आयन, यानी इसमें क्या मिलेंगे आपको, आयंस, मुक्त आयन, मुक्त आयन। इंग्लिश में कहते हैं फ्री आयंस। क्या मिलेंगे, फ्री आयंस। अब ये फ्री आयंस जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये होंगे धनायन, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। या दोस्तों ये होंगे आपके ऋणायन। क्या होंगे, ऋणायन, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो दो तरह के, अब इन्हीं के कारण ये क्या होते हैं, ये होते हैं विद्युत के चालक, विद्युत चालक होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं ये। ठीक है, तो विद्युत अपघटयों के जलीय विलयन विद्युत के चालक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें पाया जाता है मुक्त आयन। मुक्त आयनों के कारण, यानी या तो धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, जिसको हम कहते हैं केटायन और एनायन, है ना। केटायन इसको इंग्लिश में कहते हैं केटायन, इसको कहते हैं ऋणायन। ठीक है, ऋणायन नहीं, एनायन। ठीक है, तो इन्हीं के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। आइए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए विद्युत चालक आपने समझ लिया, लेकिन आपको विद्युत चालक के साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि विद्युत के कुचालक या अचालक
क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आइए जरा उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पहले नोट कीजिए पूरा। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसका नाम है कुचालक या अचालक। देखिएगा, हेडिंग लगाएंगे आप लोग, सब लोग हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाएंगे आप लोग कुचालक। कुचालक जिसको हम कहते हैं अचालक, इसका एक और नाम है अचालक, या इसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कुचालक या अचालक, जिसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर, ठीक है। नॉन कंडक्टर, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, अचालक जिसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर, ठीक है ना। तो सीधा सा बात है, देखिए चालक क्या होता है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ये वैसा पदार्थ होंगे जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती है ना। तो इसमें लिखिएगा, इसमें लिखेंगे आप लोग सभी लोग, लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर, ये जिनसे होकर, जिनसे होकर, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है, उसे कुचालक या अचालक कहते हैं। उसे अचालक कहते हैं, उसे कुचालक या अचालक कहते हैं, है ना। तो हमने आपको क्या बताया कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक या अचालक कहते हैं, ठीक है ना। कुचालक या अचालक कहते हैं। चलिए आइए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे में देखिएगा दोस्तों, जैसे में आप देखेंगे, जैसे में सबसे पहला जो शुद्ध जल होता है, जिसको एकदम प्योर वाटर, जिसमें कोई भी आयन मौजूद ना हो, ठीक है ना। क्योंकि जो हम लोग पानी पीते हैं वो शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारे चीज मिले हुए हैं, उसमें बहुत सारे आयंस मिले हुए हैं, है ना। तो आयंस की अनुपस्थिति होनी चाहिए, है ना। यानी एकदम शुद्ध जल ले लिया जाए, ठीक है। शुद्ध जल, जिसका जो है शुद्ध जल। अब पानी में आप लोग ये मत सोचिएगा कि पानी जो हम लोग लेते हैं वो पानी में तो अगर करंट मार ही देता है, कैसे कैसे भी, है ना। जैसे बारिश के दिनों में आप देखते होंगे कि पानी में तार गिर जाता है तो उसके बाद करंट मार देता है, बहुत लोग मर जाते हैं ना। तो उस तरह वो जो पानी है आपका दोस्तों, वो जो आप जिसकी बात हम कर रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिली हुई है, ठीक है ना। तो अशुद्धियों को हटा दिया जाए तो वो आपका हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, ठीक है। जिसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध जल, पदार्थ नहीं, शुद्ध जल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्योर वाटर, प्योर वाटर। इसका एक और नाम है आशुद्ध जल। क्या नाम है, आशुद्ध जल। इसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कुचालक या अचालक हो जाएगा। यानी शुद्ध जल का मतलब ये हो गया कि जो जिसमें कोई भी अशुद्धियां मौजूद ना हो, मतलब उसमें कोई आयन मौजूद ना हो। और समझिएगा, और आप एग्जांपल में लिखेंगे कांच, जितने भी कांच होते हैं क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। रबड़, रबड़ भी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है ना। बर्फ को भी ले सकते हैं, बर्फ, बर्फ भी क्या होते हैं, ये कुचालक, etc। यानी जितने भी पदार्थ हमने यहाँ पे आपको बताया, शुद्ध जल, अशुद्ध जल, कांच, रबड़, बर्फ, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब एक बात आपको बताऊंगा मैं कि आखिर शुद्ध जल की बात किया है हमने यहाँ पे, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल की बात करते हैं तो शुद्ध जल में कोई भी आयन नहीं होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अशुद्ध जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध जल, ठीक है। शुद्ध जल की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो आखिर क्या वजह है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आने वाले वीडियो में तो विस्तार से इसको समझेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमने लिखा है, ये सबसे पहले इसके बारे में एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब है कि दुर्बल विद्युत अपघटन, दुर्बल विद्युत
अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय, यानी कहने का मतलब है कि ये टूटता नहीं है, है ना। इसका कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग NaCl को जब पानी में घोलते हैं तो उसमें वो टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये उस टाइप का नहीं है, ये टूटने वाला नहीं है, यानी बिल्कुल बिल्कुल क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा बात इसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आयंस जो होते हैं, आयनों की अनुपस्थिति होती है, आयनों की अनुपस्थिति, आयनों की अनुपस्थिति, कहने का मतलब क्या हो गया, ऑब्सेंस ऑफ आयंस, ऑब्सेंस ऑफ आयंस, यानी इसमें ना तो धनायन होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ये सभी के सभी नहीं पाए जाते हैं। तो क्या क्या बताया हमने आपको कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघटय है, इसमें आयंस नहीं होते हैं। दूसरा बात, ये अल्प आयनीकृत होता, अल्प आयनीकरण, इसका अल्प आयनीकरण होता है ना, लेस आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है इसका, लेस आयोनाइजेशन, लेस मतलब एकदम बहुत, वेरी लेस, वेरी लेस भी कह सकते हैं, वेरी लेस का मतलब बहुत कम ये टूटेगा, है ना। आयोनाइजेशन मतलब अगर इसको हम बात करेंगे तो ये आयन के रूप में टूटता नहीं है, ठीक है ना, आयन के रूप में क्या होगा, टूटता नहीं है। जैसे मान के चलिए अगर हम इसको इस तरह समझे कि जल के जो अणुओं की जल के अणुओं का कम मात्रा में टूटना है, इसका मतलब ये हुआ जल के अणुओं का कम मात्रा में टूटना, यानी कहने का मतलब है कि 10 लाख में से अगर मान के चलिए 10 लाख में से अणु है जल में, तो 10 लाख में से कुछ ही अणु टूटेंगे, है ना। इसको सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए कि 10 लाख अणु जो है, 10 लाख जल के अणु में, 10 लाख जल के अणु में कुछ, 10 लाख जल के अणु में कुछ क्या होते हैं, कुछ ही H प्लस और OH माइनस में बनते हैं, H प्लस और OH माइनस में क्या करते हैं, बनते हैं। मतलब समझिएगा ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि जो शुद्ध जल है, जिसको हम कहते हैं आशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर, उसमें सबसे पहला खासियत ये होता है कि एकदम बिल्कुल ये दुर्बल विद्युत अपघटय है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कहने का मतलब है कि ये इसके जो अणु है, जैसे जल में होता है तो जल टूटता है ना, जल कैसे टूटेगा आपको देखिए, जल अगर H2 की बात करें हम, H2 तो ये आपका ऐसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। अब जितना H प्लस और OH माइनस में टूटेगा तो इसमें आयंस हो जाएंगे, कहने का मतलब इसमें आयंस बनेगा ना, देखिए H2O H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो ये H प्लस और OH माइनस में अगर टूट रहा है तो ये आयंस है। अगर आयंस बन जाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि शुद्ध जल में होता क्या है कि इस तरह के जल के जितने भी अणु 10 लाख है, और 10 लाख में से कुछ ही ऐसे अणु है, मतलब बहुत कम, बहुत रेयर ऐसे अणु है जो H प्लस और OH माइनस में टूटते हैं, तो अल्प आयनीकरण हो रहा है इसका। अब अल्प आयनीकरण हो रहा है, इसका मतलब टूट ही नहीं रहा है, जब H प्लस और OH माइनस बन ही नहीं रहा है तो उस केस में इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित ही नहीं होगी। तीसरा बात याद रखिएगा, ये सहसंयोजक बंध बनाता है। कैसा बंध बनाता है ये, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड बहुत जो बनाता है, आपको हमने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले जितने भी होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये टूटते नहीं है ना, जल्दी ये टूटेंगे नहीं। अब जल्दी ये टूटेंगे नहीं तो इसका मतलब ये हो गया जब टूटेगा ही नहीं तो ये आयंस में कैसे टूटेंगे, H प्लस और OH माइनस में। तीसरा बात आप लोग याद रखिएगा, तीसरा बात इसमें आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, इसका जो TDS होता है, TDS जिसको हम कहते हैं टोटल डिजोल्व सॉल्ट, टोटल डिजोल्व सॉल्ट, माने इसमें कुल घुली हुई नमक, या हम इसको कुछ कुल घुली हुई लवण को हम कहते हैं नमक, है ना, कितना होता है 0, माने इसमें नमक जो है, इसमें नमक घुलवे नहीं किया है। नमक अगर घुल गया मतलब सॉल्ट अगर इसमें घुल गया, लवण घुल गया, तो अब ये आपका लवण क्या होता है, लवण टूट जाता है ना। लवण जैसे NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, KCl है तो K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। लेकिन ये इस तरह की घुली हुई लवण की मात्रा इसमें एकदम 0 होती है, इसीलिए आपका शुद्ध जल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखिए हमने शुरुआत की आपको यहाँ से कुचालक या अचालक के बारे में, जिसको हमने कहा है नॉन कंडक्टर। क्या बोल रहे हैं इसको, नॉन कंडक्टर। अब नॉन कंडक्टर क्या होता है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है,
उसे हम कहते हैं अचालक या कुचालक या नॉन कंडक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि जैसे शुद्ध जल, प्योर वाटर या अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कांच, रबड़, बर्फ और ईटीसी। अब ये सभी में एक और खासियत ये होता है, जितना भी हमने आपको बताया कुचालक के बारे में, इसकी अगर गुण की बात किया जाए, प्रॉपर्टी की बात किया जाए, तो ये एकदम दुर्बल विद्युत अपघटन होते हैं, एकदम वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी आप ये कुचालक में ये भी लिख सकते हैं कि इसमें आयनों की अनुपस्थिति होती है। आयन्स क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, यानी प्लस आयन और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो कमी है, एकदम कमी है। दूसरा, ये इनका अल्प आयनीकरण होता है, मतलब वेरी लेस आयनाइजेशन होता है, यानी जल के जितने भी इसमें है कुछ अणु जो है, जैसे जल की बात की जाए, जल के अणुओं का बहुत कम मात्रा में टूटना होता है ना। अब कम मात्रा में टूटना, इसका मतलब H प्लस और OH माइनस की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। और जब बहुत ही कम है तो कितना लोग, जैसे कहने का मतलब है कि ढोक ले जाने वाले ही बहुत कम है, तो जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। यानी 10 लाख जल के अणुओं में से कुछ ही H प्लस और OH माइनस बनते हैं। दूसरा, इसमें घुली हुई नमक, जो कुछ घुली हुई लवण है वो एकदम जीरो है, तो TdS इसका क्या है, जीरो है। यानी इसमें घुली हुई लवण अगर आता है, तो लवण अगर हो जाएगा, जैसे जो हम पानी पीते हैं उस पानी में क्या होता है, उसमें TdS की मात्रा होती है, वहां पे TdS आप जीरो नहीं कह सकते हो, उसमें कुछ घुली हुई लवण पाया जाता है। अब लवण जो होता है वो अगर NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, KCl है तो K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पे आयन्स मौजूद हो जाएंगे। जब आपको आयन मिल जाएगा तो उस केस में TdS उसका जीरो नहीं होगा। उस केस में TdS अगर पाया गया तो इसका मतलब वहां से विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन शुद्ध जल में इस तरह की बातें नहीं होती है, TdS इसका एकदम बिल्कुल जीरो होता है। H2O जो टूटता है वो कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। तो उम्मीद है कि हमने आपको जो अचालक और कुचालक का कॉन्सेप्ट समझाया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है विद्युत चालकों के प्रकार। इसको नोट करेंगे। तो आइए दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका, उसका नाम है विद्युत चालकों के प्रकार। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, हेडिंग लगाएंगे विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के प्रकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। देखिए इस चीज को आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे जो आप पढ़ेंगे वो फिजिक्स के टर्म में होगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बायो के टर्म में, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, कुछ कुछ नहीं, एक्चुअली फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, विद्युत चालकों के प्रकार। देखिए अगर हम बात करें विद्युत चालकों के प्रकार के, तो ये हम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए विद्युत चालकों के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे कि विद्युत चालकों के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रकार आप लिखेंगे यहाँ पे 1 नंबर में, उसका नाम है धात्विक चालक। क्या नाम है उसका, धात्विक चालक, जिसको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, सब लोग इंग्लिश याद रखेंगे, क्या कहेंगे इसको, मेटेलिक कंडक्टर। क्या कहते हैं इसको, मेटेलिक कंडक्टर। तो सबसे पहला आप लोग याद रखेंगे कि धात्विक चालक। विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के दोस्तों। सबसे पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं धात्विक चालक, और दूसरा जो प्रकार है जिसका नाम है आप लोग विद्युत अपघटनीय चालक। क्या कहते हैं इसको, विद्युत अपघटनीय चालक। तो 2 नंबर में लिखेंगे विद्युत अपघटनी चालक। तो सबसे देखिए विद्युत अपघटनी चालक, जिसको हम विद्युत अपघटनी चालक। अब विद्युत अपघटनी चालक का, इसको हम आयनिक चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आयनिक चालक। ठीक है, आयनिक चालक। अब आयनिक चालक को हम कहते हैं, इसका एक और नाम है आयनिक कंडक्टर। इसी का इंग्लिश नाम क्या है, आयनिक कंडक्टर। अच्छा, विद्युत अपघटनी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या कह सकते हैं इसको, देख विद्युत अपघटनीय चालक का इंग्लिश क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए तो हमने आपको यही बताया कि विद्युत चालक के प्रकार की हम पढ़ने जा रहे थे। सबसे पहले हमने सीखा
कि विद्युत चालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है जिसको हम कहते हैं धात्विक चालक या मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा जो है जिसका नाम है विद्युत अपघटनी चालक, जिसको हम कहते हैं आयनिक चालक या आयनिक कंडक्टर, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो अब हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, अब यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे इन दोनों के बारे में विस्तार से, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो क्लास हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं धात्विक चालक। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हेडिंग लगाना है आपको धात्विक चालक, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे जल्दी से, जल्दी सभी लोग हेडिंग लगाएंगे धात्विक चालक। मिटा दिया जाए। देखिए धात्विक चालक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा जो होगा धात्विक चालक। धात्विक चालक, सभी लोग हेडिंग लगाएंगे धात्विक चालक। देखिए धात्विक चालक की बात किया जाए, धात्विक चालक, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर। अब धात्विक चालक क्या होता है? देखिए हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि सभी धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को दान करने वाली होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है उस समय ना। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी धात्विक चालक हैं वो सभी के सभी धातुओं इलेक्ट्रॉन को दान देगी, है ना। तो क्या तो इसका मतलब दान देने का मतलब क्या हुआ कि इनमें सभी क्या पाया जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर इसको हम समझा आपको देते हैं, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से। सभी धातुएं लिखेंगे इसमें, सभी धातुएं, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बताया आपको कि सभी धातुओं में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, पाई जाती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने का कारण यह है कि यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ये आवेश को यानी विद्युत धारा को, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश या विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है, ले जाने का कार्य करती है, ठीक है, ले जाने का कार्य करती है। यानी यही सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या करती हैं? ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अब जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, इसका मतलब आवेश में बहाव शुरू हो गया, आवेशों का प्रवाह शुरू हो गया, यानी आवेश अब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और जैसे ही आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा, क्योंकि आवेशों के प्रवाह को ही तो विद्युत धारा कहा जाता है। तो ये कंफर्म हो गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रैवल करेंगे, जैसे ही पूरे परिपथ में घूमना शुरू कर देंगे, एक्चुअली बिलियन में घूमना शुरू कर देंगे, तो होगा ये दोस्तों कि ये आवेश के चलते इन लोगों का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और प्रवाह शुरू हो गया तो इसी को हम कहते हैं विद्युत चालक, है ना। इसीलिए धातुएं विद्युत का चालक, इसीलिए धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो बस आप लोग धात्विक चालक में यही बात याद रखेंगे कि धात्विक चालक में क्या होता है कि सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है ना। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जैसे ही आवेश अगर दौड़ना शुरू किया, आवेश को दौड़ा दो तुम, तो आवेश को जैसे ही दौड़ाओगे तो होगा क्या कि उसके द्वारा विद्युत धारा ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है ना। अब इस चीज को आपको समझाने के लिए मैं आपको पूरा बढ़िया से आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, आखिर ये कैसे हमने ये चीज लिख दिया, इस स्टेटमेंट का रियल मतलब क्या है। तो ये स्टेटमेंट यही बताना चाह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग।
अगर हम एक मान लीजिए एक हमने लिया Na, क्या लिया Na, ठीक है ना। Na की बात करें तो देखिए Na ये हो गया Na के ये हो गए अणु, ठीक है, ये Na के अणु हो गए, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो Na के अणु में आप ध्यान से देखेंगे तो Na के अणु में, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये धातु है और धातुओं का एक बनावट होता है ना, तो धातुओं के अणु इस तरह से क्या होंगे, एकदम वेल अरेंज्ड होंगे, इस तरह से क्या होंगे, एकदम सजे होंगे। इस तरह से Na के जो अणु होंगे या परमाणु एक दूसरे से क्या होंगे, Na के अणु नहीं, Na के परमाणु की बात कर रहे हैं, तो Na के जो अणु होंगे इस तरह से क्या होंगे, वेल अरेंज होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका समझ में आ रहा है, ये Na के आपके अणु है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, Na की अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसका होता है परमाणु क्रमांक, यानी Z की बात करें तो Z बराबर होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2, 8 और 1, ठीक है, 2, 8 और 1। अच्छा, और भी जितने भी धातुओं की बात किया जाए, जैसे और धातु का आपने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं Mg की बात करें, और धातुओं की बात किया जाए जैसे Mg का कितना होता है 12। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए 2, 8, 2, 8, 10 हो गया ना, अब 2 को बच गया तो ये हो गया, ये हो गया Mg। अच्छा, अगर आप L की बात करें, Al जिसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम, ये मैग्नीशियम था, ये सोडियम था और ये एल्यूमिनियम था, इसकी अगर बात किया जाए तो Z बराबर कितना होता है 13, यानी इसका परमाणु क्रमांक ये कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। इसका कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 3। अब एक बात बताइए, या तो यह दिक्कत ये है कि या तो ये दोस्तों, या तो ये अपने आप को 8 बना ले, क्या कर ले, ये 8 बना ले, या तो ये 6 को ले ले, दो ही ऑप्शन है इसके पास। या इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये 7 को अपने पास ला ले, या 7 नहीं ला सके तो अपने आप को खुद ही त्याग कर दे। तो देखिए धातु ये बहुत ही दानवीर होते हैं, धातु क्या होते हैं, बहुत दानवीर। ये क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका त्याग कर देते हैं। देखिए ये भी क्या कर देगा, त्याग, ये क्या कर देगा, त्याग, तो त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन का कर देते हैं त्याग। और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के चलते जो त्याग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोनर, क्या कहते हैं, डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता। यानी जितने भी धातु होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान कर देती हैं। अगर आप ध्यान से देखें, Na की अगर बात किया जाए, केवल Na की, बिल्कुल ध्यान समझिए, Na की, अगर Na को हमने समझाया भी था आपको, Na में क्या होता है दोस्तों कि Na में एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं नाभिक, और उसके बाद एक पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। अगर हम इसका बना रहे हैं, Na का बना रहे हैं तो ठीक है ना, Na की अगर बात कर रहे हैं तो Na में देखिए क्या दिक्कत है कि Na में देखिए पहले ऑर्बिट में तो 2 है, 1 और 2, दूसरे में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो बाहर घूम रहा है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है इसी को तो हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसी को तो कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, बोलिए, बताया था ना हमने। और ये जो अंदर जो कक्षाओं में घूम रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन, बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन। अब बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, बॉन्डेड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसका 2 काम है। ये क्या करेगा, या तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है 2 इसका काम करेगा, या तो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी अंतराणविक स्थान में घूमेगा, अंतराणविक स्थान इसमें घूमता रहेगा पूरा। और दूसरा क्या करेगा, ये कक्षा के बाहर, देखिए कक्षा के बाहर घूम रहे हैं ना, तो ऑर्बिट के बाहर, कक्षाओं के बाहर घूमेगा, कक्षाओं के बाहर, कक्षाओं के बाहर ये घूमते रहेगा सब, है ना। क्या करेगा, ये घूमेगा, घूमेगा, है ना, बात समझ आ रहा है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस में घूम रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए अगर बात किया जाए तो 2 और 8 तो अपने बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे देखिएगा यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डॉट वाला देखिएगा, ये डॉट वाला जो भी है, डॉट वाला, ये जो डॉट वाले जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से,
ये जो डॉट जो हमने बनाया है ये सभी के सभी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कैसे है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ठीक है ना। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमेंगे कैसे, आप ध्यान समझिएगा। जैसे ही हमने क्या किया, इस वाले सिरा को हमने लगा दिया, इस वाले सिरा को यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया, जोड़ दिया इसको, एक विद्युत परिपथ बना दिया है ना। और यहाँ पे हमने इस परिपथ को बनाने का क्या काम किया, एक को जोड़ दिया कैथोड से और एक को जोड़ दिया एनोड से, है ना। अब ये कैथोड एनोड क्या है समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिएगा कैथोड यानी हमने इस यहाँ पे जोड़ दिया प्लस चार्ज से, इसको किससे जोड़ दिया, प्लस चार्ज से, और इसको जोड़ दिया माइनस से, ठीक है, प्लस माइनस से। तो अब ये क्या होगा कि जितने भी माइनस वाले हैं, माइनस माइनस में हम आपको बताए थे कि माइनस माइनस में क्या होता है, देखिए माइनस माइनस, तो माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भगाता है कि नहीं भगाता है। प्लस प्लस ये भी एक दूसरे को दूर भगाएगा, और प्लस माइनस ये एक दूसरे को पास बुलाएगा, माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, पास बुलाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो तो एक ऋण आवेश होता है, उसमें तो नेगेटिव आवेश होता है, तो नेगेटिव आवेश वाला इसके साथ ही भागेगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर भागना शुरू कर देगा, ये इसको ढकेलेगा और ये इसको खींचेगा तो इधर भाग जाएगा, और जो माइनस जो है वो प्लस वाला को इधर खींचेगा, प्लस वाला को क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो हमने आपको वही बताया, देखिए यानी इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, इधर, और इलेक्ट्रॉन जिधर भागते हैं उसके उल्टा डायरेक्शन में विद्युत धारा भागता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत धारा के प्रवाह किस दिशा में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इधर भाग रहा है तो विद्युत धारा इधर भागेगा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर इधर भागता है तो विद्युत धारा इधर भागता है। यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा होता है वो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव आवेश के यानी ऋण आवेश के हमेशा विपरीत दिशा में भागता है, और धन आवेश के एकदम सीधा ही दिशा में, मतलब कि उसी दिशा में भागता है। इसको लिखवा देते हैं हम, ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से। तो हम ये इसको मिटा दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब इधर भाग रहा है तो इसमें विद्युत धारा किधर प्रवाहित होगी, इधर ना, यानी आई क्या है, विद्युत धारा। एक चीज आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, इस चीज को लिख लीजिए, ये देखिए विद्युत धारा का जो दिशा होता है, विद्युत धारा जिसको हम कहते हैं आई, क्या कहते हैं, आई जो होता है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, विद्युत धारा की दिशा कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, लेकिन प्लस आवेश के दिशा में, या तो प्लस आवेश की दिशा में भागेगा और नहीं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत भागेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको जैसे ही हमने जोड़ दिया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू कर जाएगा और करंट इधर भागना शुरू कर जाएगा। तो इसीलिए ये जो है धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो सारा कार्य कर रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, पाएगा ना मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए धातु होती है वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। क्लियर है यहाँ तक बात। ये बात जो हमने आपको समझाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन का एक और दिक्कत ये है कि ये बेचारा केवल अपने ऑर्बिट में घूमेगा, कक्षा में घूमेगा, कक्षाओं में, इसको यहाँ लिख लीजिए, कक्षाओं में घूमते हैं, बस अपना कक्षा में घूमते रहेगा, घूमते हैं अपने कक्षा में, ऐसे घूमते रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा बस, ठीक है। तो अपने कक्षाओं में क्या करेगा, ये घूमते रहेगा, कौन, बॉन्डेड युक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वाला ये आवारा है, ये घूमेगा इधर उधर, किधर भी चला जाएगा, है ना, लेकिन हाई अपने कक्षा में एकदम घूमेगा, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए। तो अब आइए इसका एग्जाम्पल इसको बताते हैं आपका, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे मिटा दिया जाए। देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा वो है आपका सोना। क्या है, सोना, ठीक है ना। तो जैसे में आप लिखिएगा AU को हम क्या कहते हैं, सोना, ठीक है। AU जो है वो सर्वाधिक विद्युत का चालक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक विद्युत का चालक होता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका AG माने चांदी। AG माने क्या होता है, चांदी।
Ag माने क्या होता है चांदी, Ag अबे गधा ये नहीं, Ag माने क्या होता है चांदी, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका कॉपर, जिसको हम कहते हैं तांबा, ठीक है। उसके बाद होता है Al एल्यूमिनियम, 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 ठीक है। उसके बाद क्या होता है लोहा, Fe लोहा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इसमें सब सर्वाधिक विद्युत का सुचालक कौन है, तो सर्वाधिक विद्युत का ये चालक है, सर्वाधिक विद्युत का चालक, सर्वाधिक विद्युत चालक है ना। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है इसीलिए क्या होता है, ये यहाँ से विद्युत धारा एकदम बहुत तेजी से प्रवाहित होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सोने का, जैसे अपने घरों की बात किया जाए तो हम अपने घरों में सोने का तार तो नहीं लगा सकते ना, पता चला कि तारे चोरी, घरे चोरी हो गया है ना, सोना इतना महंगा है। चांदी, उसके बाद आता है चांदी, तो चांदी में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, लेकिन चांदी का तार लगा दो तो क्या होगा, पता चला कि चांदी पूरा गायब हो गया आपके घर से पूरा, है ना। कॉपर भी महंगा है, कॉपर भी क्या है, महंगा है, तो कॉपर का भी बहुत रेयर लगाते हैं, बहुत कम जगह लगाया जाता है। लेकिन ज्यादा हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम के बारे में ना। एल्यूमिनियम का जो तार होता है वो हमारे घरों में ज्यादातर मिल जाते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है और विद्युत धारा थोड़ा ठीक होता है, इसमें आसानी से प्रवाहित होती है। लोहा का कहीं कहीं लगाया जाता है, लोहा से भी विद्युत धारा आसानी से क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और बात इसमें नोट कीजिएगा आप लोग, एक और बात ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर इसमें धात्विक चालक, कोई चालक होगा तो कब होगा, तो धात्विक चालक में एक ध्यान रखिएगा कि इसमें धात्विक चालक में क्या होता है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ये ज्यादा होता है बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन से, ज्यादा ना, बहुत ज्यादा है ना, बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन से। ये बात आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसीलिए जब ज्यादा बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो इसीलिए वो चालक का रूप ले लेता है। ये आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अब फिजिक्स की भाषा में नहीं समझा सकते ना आपको, ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का यूज करना ज्यादा जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा चीज है जिसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा उसको आप लोग, है ना। एक लिखिएगा अपवाद, जिसका एक्सेप्शन है ना। क्या है वो एक्सेप्शन, जरा समझ लेते हैं उसको। देखिए, याद कीजिएगा, एक कार्बन का अपरूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट, है ना। कार्बन के 2 अपरूप है, अपरूप कितने हैं कार्बन के? 2। सबसे पहला अपरूप का नाम है हीरा। लेकिन हीरा की बात किया जाए तो हीरा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात किया जाए, कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। देखिएगा, कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का अपरूप जिसका क्या नाम है? अपरूप, जिसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट, है ना। अब देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है। ग्रेफाइट की अगर संरचना की बात किया जाए तो ग्रेफाइट का संरचना देखिए ऐसे होता है, 1 2 3। हम जानते हैं कि कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन के पास हमेशा 4 हाथ होता है, वो हमेशा 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर ग्रेफाइट में कार्बन की बात किया जाए तो ग्रेफाइट वाला जो कार्बन है वो 3 ही बॉन्ड बनाता है। और जब 3 बॉन्ड बनाता है इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एकदम खाली है। ये क्या है? एकदम खाली है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे ही आप विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे तो इलेक्ट्रॉन पूरे इंटरमोलिकुलर स्पेस में घूमना शुरू कर देगा। अब जैसे ये इंटरमोलिकुलर स्पेस में घूमना शुरू कर देगा तो होगा क्या कि इसी के कारण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगेगा। और जैसे ही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो इसका मतलब ये वाला क्या करेगा? विद्युत धारा को उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग याद रखिए। ग्रेफाइट एक अधातु है। कैसा है ये? यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेफाइट एक अधातु है। और अधातु का एक खासियत ये होता है कि अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन देती नहीं है। धातुएं इलेक्ट्रॉन दे देती है, लेकिन ग्रेफाइट जो अधातु होती है इलेक्ट्रॉन को लेती है। अब ये खुद ही इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है तो ये कभी भी क्या होता है? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है ना।
तो देखिए ग्रेफाइट एक और धातु है, परंतु इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, पाई जाती है, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो बात समझ में आ रहा है? अब इसीलिए इस ग्रेफाइट का हम प्रयोग जो करते हैं वो शुष्क सेल में, है ना, बैटरी के जो शुष्क सेल नहीं होता है, जो बैटरी जो रिमोट वगैरह में लगता है या आप टॉर्च में लगाते हैं, तो उस शुष्क सेल में छड़ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल में छड़ के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, छड़ के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग शुष्क सेल में छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो बस यहाँ पे हमने धात्विक चालक को आपको समझाया कि धात्विक चालक में क्या होता है, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। धातुई विद्युत की सुचालक इसीलिए होती है, ठीक है ना। अब देखिए, जो हमने एग्जाम्पल में बताया आपको, सोना सर्वाधिक विद्युत का सुचालक है, ये चालक है। सोना के बाद चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद लोहा, ठीक है। लेकिन एक अपवाद भी हमने आपको बताया कि अपवाद ये है कि कार्बन का दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो अधातु होते हुए भी, क्योंकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और इसी सुचालक के होने के कारण शुष्क सेल में हम जो जितने भी ड्राई सेल होती है, जो बैटरी के, रिमोट के, टॉर्च के, उसमें हम क्या करते हैं? छड़ के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए जरा कुछ नोट देख लेते हैं। नोट क्या होता है ना, कुछ एक नोट आपको लिखना पड़ेगा, इसको पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको धात्विक चालक पूरा बढ़िया से समझा दिया। अब जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है विद्युत अपघटनीय चालक, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्लास क्या हो जाएगा? बाइंड अप हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। एक नोट आप लोग तो एक नोट आप लोग उसके नीचे लिखेंगे। नोट में लिखिएगा, नोट क्या है? सभी लोग नोट लिखेंगे कि सभी धातुएं, जितने भी धातुएं होते हैं या धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालकों में धातुएं या धात्विक चालकों में विद्युत धारा को प्रवाहित करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु या धात्विक चालकों में आवेश या विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य, जितने भी धात्विक चालक होते हैं प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, जिसके कारण इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं आयनिक चालक। क्या कहते हैं? इसलिए इसे आयनिक चालक भी कहते हैं। आयनिक चालक भी कहते हैं। इस बात का आप लोग याद रखेंगे कि जितने भी धातु होते हैं या धात्विक चालक होते हैं, उनमें क्या पाया? उनमें विद्युत धारा को ले जाने का कार्य कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर ले जाता है तो इसको हम आयनिक चालक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक चालक। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक। आयनिक चालक तो उसे कहते हैं ना, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आप देख लेते हैं। अगला हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघटनीय चालक।
सभी लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघटनीय चालक। हेडिंग लगाएंगे आप लोग विद्युत अपघटनीय चालक। विद्युत अपघटनी चालक। अपघटनी चालक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसको हम आयनिक चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयनिक चालक। आयनिक चालक, आयनिक कंडक्टर। क्या कहते हैं इसको? आयनिक कंडक्टर। ठीक है, तो ये इसका नाम है। इसको आप लोग पहले लिखिए, हेडिंग लगाइए सब लोग। देखिए विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक क्या होता है, ठीक है ना। देखिएगा एक्चुअल में क्या होता है कि वे पदार्थ जो जल में टूट जाते हैं उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटय। तो इस चीज को लिखिएगा, वे पदार्थ, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट, वे पदार्थ जो जल में घुलकर वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या होते हैं? आयनों में टूट जाते हैं। जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। आयनों में टूट जाते हैं। जो पदार्थ जल में घुलेंगे और आयनों में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो जैसे ही आयनों में टूट जाएंगे तो उसे कहते हैं विद्युत अपघटय। क्या कहते हैं उसे? विद्युत अपघटय कहलाता है। विद्युत अपघटय, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जो जल में जैसे ही घुला और घुल के क्या हो गया? आयंस में टूट गया, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जैसे मान के चलिए NaCl की बात करें तो NaCl में क्या होता है? जैसे इसको जल में आप डालोगे H2O तो ये क्या कर जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है ना। अगर KCl की बात करें, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, KCl। तो KCl को अगर हम जैसे ही जल में डालेंगे तो ये भी टूट जाएगा, K प्लस और Cl माइनस। तो ये जो हमने जितने पदार्थ यहाँ पे लिखा गया है, KCl और NaCl की बात करें, और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे आप लिख के चलिए K2SO4। ये भी देखिए जल में इसको जैसे घोलोगे आप तो ये हो जाएगा 2K प्लस और SO4 माइनस 2। और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, KNO3। जल में डालो इसको तो K प्लस और NO3 माइनस, तो ये टूट जा रहा है। देखो आयंस में टूट गया ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत पूरा टूट जाते हैं, जैसे ये जितना भी हमने लिखा है यहाँ पे, ये सभी पूरा के पूरा क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पूरा टूटते नहीं है, ठीक है ना, वो बहुत आंशिक रूप से टूटते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे, है ना। बस यहाँ पे इतना समझना जरूरी है कि विद्युत अपघटनीय चालक में क्या होता है कि हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको हमने सबसे पहले बताया आपको कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटय। तो ये विद्युत अपघटय क्या होता है? जैसे इसको जल में हम घोलेंगे तो ये आयंस में टूट जाएंगे, प्लस माइनस में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मान के चलिए एक हमने ले लिया, एक बिलियन हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम, बिलियन, एक बिलियन हमने बनाया, ये एक बिलियन हमने बनाया, ठीक है ना। इस बिलियन में हमने लिया NaCl। क्या लिया? NaCl, ठीक है। NaCl अलग अलग नहीं लिया हमने, एक ही साथ लिया है NaCl। इसको पहले देखिए, हमने लिया NaCl, है ना, इसमें क्या ले लिया? NaCl, ठीक है। अब जैसे ही हमने NaCl लिया तो क्या हुआ? NaCl में अब इसमें तो नमक है केवल। अब नमक में हमने क्या किया कि इसको हमने डाल दिया पानी। इसमें क्या डाला? पानी। और पानी भी कैसा हम डाल रहे हैं? इसमें हमने पानी डाला, और पानी जो है वो शुद्ध जल है, शुद्ध जल की एक खासियत ये होती है, इसमें घुली हुई नमक की मात्रा एकदम 0 होती है, जिसको हम कहते हैं प्योर वाटर, है ना। प्योर वाटर डाला। अब जैसे ही आप प्योर वाटर डालना शुरू करोगे तो होगा क्या, ये जो Na है, NaCl है, ये आपका टूटेगा। कैसे टूटेगा? एक टूटेगा Na प्लस और एक टूटेगा Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, टूट जाएगा ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इसको एक
इस तरह से इसको हम प्लस माइनस के सिरों से बैटरी से जोड़ देते हैं ना। तो जैसे ही आप बैटरी से जोड़ोगे तो इस वाले टर्मिनल को हमने बोल दिया प्लस वाले, है ना, और इधर के टर्मिनल को हमने जोड़ दिया माइनस से। तो जैसे ही आप प्लस वाला से जोड़ोगे तो ये प्लस वाला क्या करेगा, ये Na प्लस जो होगा ये दोनों ये सीधे यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, ये Na प्लस इस वाले सिरे के पास इकट्ठा शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। प्लस माइनस खींचता है एक दूसरे को, और देखिए माइनस प्लस ये इसको खींचना शुरू कर देगा, है ना। ये क्या करेगा, इसको खींचना शुरू कर देगा। तो देखिए अब ये क्या होंगे, अब ये जितना भी प्लस वाला होगा ये इधर आएगा और माइनस वाला इधर जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस देखिए मूव कर रहे हैं ना, आयंस घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। अगर आयंस घूम रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि आयंस अगर घूमना शुरू किया तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विद्युत धारा। देखो NaCl ऐसे था ना, ऐसे बना होगा इसका बॉन्ड, है ना। जैसे इसमें आप तुमने शुद्ध जल डाला तो ये हो जाएगा, ये टूटेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस, ये टूट जाएगा। अब प्लस वाला प्लस से दूर भागता है, ये भगाएगा और ये खींचेगा तो ये इधर आ जाएगा। ये माइनस है, ये भगाएगा, ये भगा रहा है, ये खींच रहा है तो ये उधर चला जाएगा। इसका मतलब इसमें आयंस घूमना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आयंस घूमना शुरू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ये जो होगा ये इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। प्लस वाले को हम कहते हैं कैथोड, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं कैथोड, और इसको कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं इसको, एनोड। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। अब यहीं पे जो पॉइंट्स है उसको हम लोग एक एक साथ लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बता दिया इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब देखिए, अब विद्युत अपघटयों के मुक्त आयन ही आवेश को प्रभावित करने का कार्य करते हैं ना। तो लिखिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट लिखिएगा, विद्युत अपघटयों के देखिए आयन है ना, प्लस माइनस और प्लस वाला और माइनस वाला यही क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो विद्युत अपघटयों के मुक्त आयन ही आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। और ये आवेश को अगर प्रवाहित करने का कार्य करते हैं तो इसीलिए क्या होता है, विद्युत अपघटय का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये भी पॉइंट लिखिएगा, विद्युत अपघटयों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत अपघटय क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो विद्युत अपघटयों के जलीय विलयन के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। एक नोट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट लिख लेंगे, ठीक है ना। नोट यहाँ पे ये है कि विद्युत अपघटनी चालकों में आवेश और विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य कौन कर रहा है, मुक्त आयन कर रहा है, इसीलिए इसको आयनिक चालक भी कहते हैं। यहाँ नोट लिखिएगा, नोट यहाँ लिख दे रहा है। इस बॉक्स में बना के नोट को हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य, विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त आयन करते हैं। कौन करता है भाई, मुक्त आयन करते हैं। इसलिए इसे आयनिक चालक कहते हैं। इसलिए इसे आयनिक चालक कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आयनिक चालक कहते हैं, ठीक है। तो ये नोट है, ये इसको सब लिखने के बाद इसको लिखना है, ठीक है ना। हमारे पास जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
हेलो का तरह हेलो का तरह होने का लोगो तो नहीं लिखल का बॉक्स वाला है, ठीक है। तो हमने आपको आज समझाया विद्युत अपघटनी चालक जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसका एक अन्य नाम भी है जिसको हम कहते हैं आयनिक चालक या आयनिक कंडक्टर। हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उसे विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल भी कुछ हमने आपको बताया, जैसे NaCl, ये टूटा तो Na प्लस और Cl माइनस में, K2SO4 2K प्लस और SO4 2 माइनस में, और KCl K प्लस और Cl माइनस में, KNO3 K प्लस और NO3 माइनस में। फिर हमने आपको समझाया कि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम इस विलयन को अगर हम बैटरी से जोड़ देते हैं, एक कैथोड से एक एनोड से जोड़ते हैं, तो प्लस माइनस, प्लस वाले को हम कहते हैं कैथोड और माइनस वाले को कहते हैं एनोड, ठीक है। अब होता क्या है कि प्लस वाला जो है माइनस वाला को खींच लेता है और माइनस वाला प्लस वाला को खींच लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस परिपथ में जब इसको परिपथ बना दिया जाता है तो उससे विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। तो इसीलिए विद्युत अपघटयों के मुक्त आयन क्या करते हैं, आवेश को ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए ये जो होते हैं जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त आयन करते हैं, इसलिए इसको हम आयनिक चालक भी कह देते हैं, क्योंकि आयन के कारण ये सारी कहानी हो रही है। तो इसलिए इसका एक अन्य नाम भी दे दिया जाता है आयनिक चालक। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे। हाँ देखिए, सबसे पहले आज हमने जो पढ़ा है उसको हम पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 12th में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको आज पूरा जो टॉपिक है आज आपको पूरा समझा दिया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा इजीली तरीका से समझाने की कोशिश रहती है हमारी, और हम चाहते हैं कि एकदम आसान भाषा में आपको समझाया जाए। एक्चुअल बात यह है कि थोड़ा क्लास लंबा होने का वजह क्या है कि आपको एक एक बात समझाना पड़ता है। हम आते लिख के चले जाते तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको प्रत्येक बात को समझाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलेंगे इसी के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।